अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड का सेटअप, कुछ मशीन हमारा सेम है, ठीक है। ट्राई एक्सियल का जो मशीन हम लोग यूज करते हैं, मशीन हमारा सेम रहेगा। इसमें डायल गेज वगैरह रहेगा, सारा कुछ रहेगा, प्रूविंग रिंग रहेगा, सेल रहेगा। बट सेल के अंदर हम लोगों ने जो प्रेशर देखा था वो प्रेशर नहीं रहेगा। सेल के अंदर कन्फाइंड प्रेशर नहीं रहेगा, फ्लूइड का प्रेशर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अनकन्फाइंड जो प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे ये नहीं रहेगा। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज ए स्पेशल केस ऑफ ट्राइएक्सियल का एक स्पेशल केस है हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। इसमें इस टेस्ट में सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 दोनों स्ट्रेस हम लोग 0 कंसीडर कर लेते हैं, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। सिग्मा 2 क्या था हमारा? इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये 0 हो जाएगा। The cell pressure in the triaxial cell is also called confined pressure. सेल के अंदर ट्राइएक्सियल सेल के अंदर जो हम लोग प्रेशर रहता है उसको हम लोग कन्फाइंड प्रेशर कहते हैं। ड्यू टू द absence of such confining pressure, the uniaxial test is called unconfined compression test. अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट किसको कहते हैं? क्लियर है। सेल के अंदर अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर सेल के अंदर प्रेशर रहेगा तो कन्फाइनिंग प्रेशर टेस्ट कहलाता है। कन्फाइनिंग प्रेशर टेस्ट हम लोग ट्राइएक्सियल टेस्ट के अंतर्गत करते हैं, और अनकन्फाइंड में सेल के अंदर प्रेशर नहीं रहेगा। द cylindrical specimen of soil is subjected to major principal stress sigma 1 till the specimen fail to sharing along a critical plane of failure. क्रिटिकल स्पेसिमेन जो हमारा सॉइल में है उस पे हम लोग एक लोड लगाते हैं जिसको कहते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1। ये तब तक उस स्पेसिमेन में लगाते हैं जब तक हमारा सीए फेल नहीं कर जाएगा अलोंग क्रिटिकल प्लेन। क्रिटिकल जो प्लेन है उस प्लेन के अलोंग हमारा सी फेल करेगा। जब तक फेल नहीं करेगा तब तक हम लोग उसमें लोड अप्लाई करते रहेंगे, लोड उसमें बढ़ाएंगे, कुछ लोड देंगे, फिर देखेंगे कि क्रैक कर रहा है कि नहीं एक आध वीक में, फिर उसके ऊपर लोड इंक्रीज करेंगे, फिर देखेंगे कि क्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द apparatus consists of a small load frame fitted with a proving ring to measure the vertical stresses applied to the soil specimen. इट्स एक सिंपल सा ये apparatus है, बहुत ही लंबा चौड़ा apparatus नहीं है। इसमें सेल रहता है, सेल के अंदर हम लोग प्रेशर भी नहीं डालते हैं। ट्राइएक्सियल में क्या था कि हम लोग को प्रेशर डालना होता था, फ्लूइड से प्रेशर डालना होता था, बट इसमें हम लोग प्रेशर का कोई काम भी नहीं है। स्पेसिमेन तैयार करते हैं, स्पेसिमेन तैयार करके इसके अंदर फिट कर देते हैं, प्रूविंग रिंग लगा देते हैं, ताकि हमारा वर्टिकल लोड जो है वो कितना लग रहा है सॉइल स्पेसिमेन में उसको हम लोग मेजर आसानी से कर सकते हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो है वो द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सेपरेट डायल गेज। डिफॉर्मेशन जो होगा हमारा सॉइल का उसको मेजर करने के लिए हम लोग सेपरेट डायल गेज का यूज करते हैं। द एंड ऑफ द सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन, इसमें स्पेसिमेन भी हमारा सिलिंड्रिकल ही होगा, और
hollow in the form of cone. The cone seating reduce the tendency of the specimen to become barrel shape by reducing end rest during the test. Load versus deformations reading are taken and a graph is plotted. और उसके बाद हम लोग जो लोड्स का रीडिंग आएगा उससे हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे. When a brighted failure occurs, the proving ring dial gauge indicate a definite maximum load which drop rapidly with the further increase of strain. In the plastic failure, no definite maximum load is indicated. In plastic failure होगा तो कोई भी no definite maximum load is indicated. In such a cases, the load corresponding to 20% strain is arbitrarily taken. 20% strain हम लोग ले लेंगे as the failure load. In the plastic failure, no definite maximum load is indicated. In such cases, the load corresponding to 20% जो हमारा होगा strain is arbitrarily taken as failure consider. ये हमारा दिखा रखा फिगर 1 में हमारा दिखा रखा है. ये सैंपल है, स्पेसिमेन है सॉइल का, सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है. इसमें हम लोग नॉर्मल स्ट्रेसेस लगा रखे हैं. सिग्मा 1 नीचे से भी दिख रहा है, ऊपर से भी फोर्स दिख रहा है. ये दोनों एक ही तरफ से लगता है, ऊपर से ही नीचे से ही लगेगा, लेकिन ऊपर से भी रोक करके रखा रहता है तो सेम फोर्स दोनों तरफ से लगेगा. इसको ऊपर से लगेगा तो कंप्रेसिव कहते हैं CU, और नीचे से QU से डिनोटेड हम लोग इस फोर्स को करेंगे. ये MN एक प्लेन दिखा रखा है. ये MN क्या है, हमारा एक प्लेन है. इसी प्लेन में हमारा फेल्यूर इंडिकेट करता है कि फेल करता है, तो उसी को हम लोग एक एंगल देख रहे हैं कि किस एंगल से वो फेल करेगा हमारा प्लेन. तो नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहा है और एक शियर के वजह से नॉर्मल फोर्सेस जब लगेगा तो शियरिंग हो रहा है. तो नॉर्मल फोर्स की वजह से जो शियरिंग हो रहा है वो दिखेगा. ये बहुत ही कम दिखता है, हल्का सा दिखता है, माइनर होता है, बहुत अधिक नहीं होता है. और इसी को फिगर C में ये फिगर 2 में दिखा रखा है. ये सारा स्टडी करने के बाद हम लोग प्लॉट करते हैं. CU का वैल्यू कुछ दिखा रखा है कि CU का कितना कंप्रेसिव फोर्स होगा. ये इधर नीचे की ओर दिखा रखा है QU क्या होगा. QU बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ेगा. इससे हम लोग एक मोहर स्ट्रेस सर्किल प्लॉट करते हैं. ये एक फेल्यूर प्लेन को इंडिकेट करता है, और सबसे जो टॉप लेवल होता है वो हमारा फेल्यूर इनवेलप कहलाता है कि वो मैक्स फेल्यूर वहां के बाद हमारा सॉइल फेल करेगा. इतना दूर तक सॉइल हमारा फेल नहीं करेगा. तो जिस प्लेन में वो फेल करता है उसको फेल्यूर प्लेन कहते हैं. और फेल्यूर इनवेलप जहां तक वो रेसिस्ट कर सकता है सॉइल का स्ट्रेंथ को, उस मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग फेल्यूर इनवेलप कहते हैं. फिगर stress condition at failure in the unconfined compression test, which is essentially an untrained test. ये हमारा which is essentially untrained test है. If it is assumed that no moisture is lost from the specimen टेस्ट, हम लोग इसमें एज्यूम करते हैं कि जब तक टेस्ट होते रहेगा 1 वीक तक हो या उससे ज्यादा समय ले, तब तक ये इसके अंदर सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर में किसी भी तरह का लॉसेस नहीं होना. ये लॉस नहीं होगा, कवर रहता है सेल के अंदर, ना ही हवा जाएगा ना ही पानी जाएगा, ना ही अंदर जा सकता है और ना ही बाहर आ सकता है. एक सेल रहता है कंपैक्टेड सेल, जो उसके अंदर है वही रहेगा, ना बाहर आएगा ना अंदर जाएगा.
तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मॉइस्चर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी सेल में 3 वाल्व रहता है, तीनों वाल्व क्लोज होना चाहिए, वो तीनों वाल्व खुला नहीं होना चाहिए। अगर वो वाल्व खुला रहेगा तो मॉइस्चर या तो अंदर जाएगा या तो फिर बाहर आएगा। मॉइस्चर इन और आउट होगा तो हमारा स्पेसिमेन का जो मॉइस्चर है वो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी लॉसेस होगा या तो फिर गेन होगा। हमको इस टेस्ट में ध्यान देना है कि जब तक हम ये टेस्ट जितना भी दिन तक परफॉर्म करेंगे, जो स्पेसिमेन रखे हैं उस स्पेसिमेन का किसी भी तरह का मॉइस्चर लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंस सिग्मा 3 इक्वल टू 0 यानी माइनर प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा वो 0 होगा। द मोहर सर्किल पासेस थ्रू द ऑरिजिन, अगर सिग्मा 3 0 हो गया तो मोहर सर्किल जो है वो पासेस करेगा थ्रू द ऑरिजिन विच इज ऑल्सो द पोल, जिसको हम लोग पोल कहते हैं। इसमें एक इक्वेशन दे रखा है, सिग्मा 1 इक्वल टू 2 cu tan अल्फा इक्वल टू 2 cu tan 45 डिग्री प्लस 5u by 2। In the above equations there are two unknown, इस इक्वेशन में 2 अननोन होगा, एक है cu एंड दूसरा है phi u, which cannot be determined by the unconfined test, जिसको हम लोग अनकन्फाइंड टेस्ट में डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सिंस ये नंबर ऑफ टेस्ट ऑन द आइडेंटिकल स्पेसिमेन गिवन द सेम वैल्यू ऑफ sigma 1, therefore the unconfined compression test is generally applicable to saturated clay, for which the apparent angle of shearing resistance phi u is 0। वैल्यू क्या होगा हमारा, phi u का वैल्यू 0 हो जाएगा। phi u हम लोग 0 कंसीडर कर लेंगे। phi u 0 हो गया तो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से सिग्मा 1 का वैल्यू क्या हो, तो हम लोग 2 cu कंसीडर कर सकते हैं। सिग्मा 1 इक्वल टू 2 cu कंसीडर कर सकते हैं। वेन मोहर सर्किल जब हम लोग को ड्रॉ करना रहता है तो रेडियस को हम लोग इक्वल मान लेते हैं। मोहर सर्किल जब ड्रॉ करते हैं तो रेडियस को इक्वल मान लेते हैं सिग्मा 1/2, तो वहां से क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/2 इक्वल टू cu हो जाएगा। दस द फेल्योर इनवेलप इज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और फेल्योर इनवेलप जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जो कि ऊपर में फिगर में दिखा रखा हमारा हॉरिजॉन्टल दिखा रखा है। कभी कि फेल्योर इनवेलप कब हॉरिजॉन्टल होगा, तो व्हेन द मोहर सर्किल इज ड्रॉन, जब हम लोग मोहर सर्किल ड्रॉ करते हैं, इट्स रेडियस इज इक्वल टू रेडियस सिग्मा 1/2 इक्वल टू cu का, देन फेल्योर इनवेलप इज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। pf ऑफ द फेल्योर प्लेन एंड स्ट्रेसेस ऑन द फेल्योर प्लेन, फेल्योर प्लेन का स्ट्रेसेस tau इक्वल टू qu/2 हो जाएगा। tau f इक्वल टू qu/2 हो जाएगा। दैट इज सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/2 इक्वल टू q2/2 हो जाएगा। तो tau f इक्वल टू भी निकाल सकते हैं। tau f इक्वल टू होगा सिग्मा 1/2 इक्वल टू qu/2 इक्वल टू cu हो जाएगा। अब हमारा qu क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट फेल्यूर पे है। qu क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट फेल्यूर है। द कंप्रेसेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग निकाल लेंगे।
तो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमको निकालना है A2 इक्वल टू V बाय L1 माइनस डेल एल। V हमारा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन हो जाएगा और L1 क्या होगा, इनिशियल लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, और डेल एल से माइनस कर देंगे चेंज इन लेंथ एट फेल्यूर। फेल्यूर जब होगा तो स्पेसिमेन का लेंथ कितना चेंज हो जाएगा। ये एरिया हम लोग यहाँ से A2 निकाल सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड ऑन द, कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है उसको अगर कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 at failure which is given by A2 equal to V by L1 माइनस डेल एल से हम लोग चेंज कर सकते हैं। V क्या है हमारा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन हम लोग ले रखे हैं उसका इनिशियल वॉल्यूम होगा। L1 क्या है, इनिशियल लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ एट फेल्यूर। तो यहां से इतना ही करना रहता है इस टेस्ट में। कुछ पूछना है? नेक्स्ट हम लोग इसको अगला दिन देखेंगे। आज थोड़ा सा बता दे रहे हैं रफली। वैन शियर टेस्ट, ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है और इसको हम लोग फील्ड में भी ले जा करके टेस्ट कर सकते हैं। वैन शियर टेस्ट का ये खासियत है, एक बॉक्स में आता है, ये एक छोटा सा बॉक्स रहता है, उसी में ये इंस्ट्रूमेंट फिट हो जाता है। आसानी से इसको हम लोग कैरी कर सकते हैं और फील्ड में भी ले जा सकते हैं या फिर लेबोरेटरी में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल का यूज कर निकालते हैं। अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं कि इसका कोहेसिव सॉइल का। ढेर शेयर टेस्ट जो होता है इसमें 4 गो पतला पतला ब्लेड होता है स्टील का। उसी को स्टील का जो ब्लेड होता है उसी को हम लोग गहन कहते हैं। वो एक वेल्डिंग एक रॉड रहता है, उसमें ऑर्थोगोनली इसको रॉड में हम लोग स्टील का जो रॉड होता है उसमें ऑर्थोगोनली वेल्डिंग कर दिया जाता है। इसमें एक टॉर्क मेजरिंग अरेंजमेंट होता है। टॉर्क मेजरिंग अरेंजमेंट होता है, हम लोग टॉर्सन स्प्रिंग उसमें अटैच रॉड के साथ और इसको रोटेट किया गियर की हेल्प से इसको रोटेट किया जाता है। और रोटेट करने के बाद आफ्टर पुशिंग द वैन गियर इनटू द सॉइल, जब हम लोग पुश कर देते हैं वैन गियर को सॉइल में, टॉर्क एंड यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड में रखते हैं। यूजुअली 1 डिग्री हम लोग 1 मिनट में इसको रोटेट करते हैं, बहुत अधिक रोटेट नहीं करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे 1 मिनट में 1 डिग्री। उसमें डिग्री ग्रेजुएटेड सर्किल भी रहता है जिसमें डिग्री दिखाता है और इसको 1 डिग्री। rotation of the van shear, the soil along a cylindrical surface, the rotation of the spring is in degree is indicated by the pointing moving on a graduated dial attached to the worm wheel shaft. इसके बाद टॉर्क हम लोग निकाल लेते हैं, टी कैलकुलेट करते हैं टॉर्क कितना लगा।
उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, उसका यूज करेंगे हम लोग, और उस फॉर्मूले को यूज करके टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, डायल गेज लगा रहेगा, डायल गेज का रीडिंग को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विथ स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ। स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, स्प्रिंग का सबका वैल्यू अलग अलग दिया हुआ रहता है। ये टिपिकल लेबोरेटरी वैन होता है, 20 mm हाइट होता है एंड 12 mm डायमीटर का ब्लेड होता है, जिसका थिकनेस 0.5 to 1 mm के बीच रहता है। ब्लेड जो हमारा है हाई टेंसाइल स्टील का हम लोग ब्लेड यूज करते हैं। उसमें फील्ड शेयर वैन जो होता है वो 10 से 20 सेंटीमीटर का हाइट का होता है, फील्ड का अलग होता है, 10 से 20 सेंटीमीटर हाइट रहेगा एंड 5 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर रहता है उसका, और ब्लेड थिकनेस 2.5 mm रहता है। ठीक है, तो उसका हम लोग को सिलिंड्रिकल सरफेस निकालने के लिए पाई डी एच टॉ एफ का यूज करते हैं। टॉ एफ यहाँ पे यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हो जाता है। एच जो होगा वो हाइट ऑफ वैन होता है। डी डायमीटर होता है हमारा वैन का। इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि टॉप इंड जो हमारा वैन का होगा वो इम्बेडेड होगा, सॉइल में इम्बेडेड करते हैं, डाल देते हैं सॉइल के अंदर। सो बोथ टॉप एंड बॉटम इंड जो हमारा पार्ट इन शेयरिंग ऑफ द सॉइल होगा, assume that the shearing resistance of soil is developed uniformly on the cylindrical surface. The maximum total shear resistance at failure developed along the cylinder surface, चारों तरफ सिलेंडर के सरफेस के चारों तरफ शेयरिंग रेसिस्टेंस डेवलप होगा, तो वो कितना होगा, डेल पाई डी एच टॉ एफ डेवलप होगा। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं मैक्सिमम शेयरिंग रेसिस्टेंस डेवलप टॉप एंड बॉटम इंड में। कंसीडर करते हैं कि उसका रेडियस ऑफ शेयरिंग के सरफेस क्या है, द स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिंग क्या है, थिकनेस उसका है, मान लेते हैं डी आर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर टॉ एफ कैलकुलेट करते हैं। और अगर हमको पूरे में निकालना है टॉप एंड बॉटम फेस, तो उसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। इस करके इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, टोटल शेयरिंग स्ट्रेंथ डेवलप कितना करेगा, इक्वल टू द सम कर देंगे जितना हमारा ये इक्वेशन में आ रहा है। फाइनल हम लोग निकाल लेते हैं और टी एच डी ये सब कंबाइन कर लेते हैं। यहीं से हमारा टी निकलता है। टी फाइनल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पाई डी स्क्वायर टॉ एफ कैपिटल एच बाई 2 प्लस स्मॉल डी बाई 12 कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से शेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। बस इतना है, बहुत सारा सिंपल है ये, खाली फॉर्मूला इसमें एक दो है, उसी को याद रखना है और इसी से ये कैलकुलेट हो जाएगा वैन्स टेस्ट। ठीक है, हम लोग एक बार और कल देखेंगे। इसमें हमने ज्यादा बहुत अधिक है नहीं, सिंपल है। कल इसका हम फिगर भी दिखा देंगे कि मशीन कैसा होता है वैन शेयर का, और उसमें अरेंजमेंट क्या क्या चीजों का है, यही सब रहेगा। बहुत अधिक हाई फाई ये नहीं है, सिंपल है। ब्लेड रहता है, एक कंटेनर टाइप का सिलेंडर सिलेंडर टाइप का एक कंटेनर होता है, उसमें हम लोग सॉइल सैंपल डालते हैं और इसके बाद इसका जो ब्लेड होता है उसमें हम लोग इम्बेडेड करते हैं, डाल देते हैं, अंदर घुसा देते हैं, उसके बाद रोटेट कर देते हैं। वार्म गियर होता है, वार्म गियर की हेल्प से इसको हम लोग रोटेट कराते हैं, और रोटेट बहुत ही धीरे धीरे कराते हैं। 1 डिग्री रोटेट कराएंगे 1 मिनट में, बहुत हड़बड़ी से नहीं। और उसी में एक स्प्रिंग, अलग अलग टाइप का स्प्रिंग होता है, अलग अलग लोडेड का स्प्रिंग होता है, और उसी में रीडिंग रहेगा, टॉर्क हमारा कितना डेवलप होगा, उस टॉर्क को हम लोग मेजर कर लेते हैं। मेजरिंग करने के लिए डिवाइस लगा हुआ रहता है, उससे हम लोग मेजर करके नोट करके स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। कोहेसिव सॉइल के लिए ये जनरली टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये क्विक टेस्ट है, शेयर स्ट्रेंथ जो हम लोग निकाल रहे हैं सबसे क्विक टेस्ट है ये।
शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए अभी सारा चीज देखे। फर्स्ट देखे डायरेक्ट शियर टेस्ट, दूसरा ट्राई एक्सियल टेस्ट, तीसरा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, और चौथा वैन शियर टेस्ट। तो ये तीनों जो हम लोगों ने देखा, कौन, डायरेक्ट, ट्राई एक्सियल, अनकन्फाइंड, ये तीनों लेबोरेटरी में ही परफॉर्म किया जा सकता है। इसको बाहर ले जाना, फील्ड में ले जाना संभव नहीं होता है। बट वैन शियर टेस्ट जो है उसको हम लोग लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं और फील्ड में भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें सॉइल का शेयरिंग स्ट्रेंथ बहुत ही जल्दी निकल जाता है, बहुत ही कम समय में स्ट्रेंथ हम लोग पता कर लेते हैं शियर स्ट्रेंथ सॉइल का क्या है। इसलिए ये बहुत ही यूजफुल एपर्टस है, ये बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। लेकिन एक्यूरेट अगर रिजल्ट चाहिए तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम लोग को ट्राइएक्सियल ही प्रिफर करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर।